से। फूड चाहे जो भी हो, इनकी चाल एक तरफा है और बाकी निवेशकों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं धैर्य अब जवाब दे रहा है इस तेजी को देख के। कई बार बिकवाली को देख के धैर्य जवाब देता है कि अच्छा शेयर से निकल जाए, और अब ये तेजी को देख के धैर्य जवाब दे रहा है कि कितनी तेजी होगी। 425 रुपये भाव हो गया आरईसी का, मतलब कि करीब करीब 3.5 गुना ये शेयर साल भर में चल गया आरईसी का। पीएफसी का भी वही हाल है, 400 रुपये के आसपास का भी है। अविनाश जी, प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई हर्ज तो नहीं है, या फिर आपका कन्विक्शन इतना ज्यादा है कि नहीं बने रहें, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते रहें, उसको सुरक्षित करते रहें समय समय पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर फाइनेंसिंग कंपनीज जो है वो गिने चुने प्लेयर्स है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अपसाइड साल भर में हुई है, बोथ पीएफसी के लिए एज वेल एज आरईसी के लिए। लेकिन जो अभी भी बिजनेस स्ट्रक्चर है वो FY 24-25 के लिए, यानी आने वाले साल के लिए काफी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आरईसी के पास बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। अगर पीएफसी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल इन्वेस्टर्स करें, लेकिन लंबा नजरिए के लिए अगले 12 से 15 महीने के लिए हमको लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो इस सेक्टर में काफी तगड़ा रहेगा, और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि बाजार चाहे कितना भी वोलेटाइल हो, ऐसे शेयर्स में बिल्कुल कोई गिरावट या कोई मंदी का सिग्नल दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली जो बायर्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आने वाले 12-15 महीने में जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे होल्ड करें, कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए, और अभी इमीडिएटली ना बेचे। मुझे लग रहा है कि 12-15 महीने में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। लेकर पीएफसी को लेकर ये व्यू से आप एक डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो ड्रैगर भी है इस वक्त, और ऑटो सेल्स नंबर्स दिसंबर मंथ के आए हैं। थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस हो सकती थी, क्योंकि मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक ऑस्पिशियस ओकेजन भी नहीं था। ये हमें सृष्टि पहले भी बता रही थी। एक बार समझ लेते हैं क्विकली सृष्टि से कि कहाँ कहाँ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली और शार्प रिएक्शन स्टॉक्स पे दिख रहा है। सृष्टि? जी हाँ, इस बार लगभग सभी कंपनियों से हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। हालांकि आयशर मोटर्स VECV यानी कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने एक सरप्राइज ज़रूर किया है, बट ट्रैक्टर डिवीजन ने सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे थे कि ट्रैक्टर डिवीजन में कमज़ोर नंबर आएंगे, क्योंकि इंडिया के कई सारे इलाकों में जो है वो बारिश पूरी तरीके से नहीं हुई है, उसका एक असर था। रूरल में स्लो डाउन है, उसके चलते जो है हम गिरावट की उम्मीद कर ही रहे थे, पर कंपनीज ने बेहद तरीके से निराश किया है। एस्कॉर्ट्स और M&M के जो नंबर्स हैं वो अनुमान से कमजोर तो हैं, पर 40 से 50% तक का गिरावट हमने देखने को मिला है इनके महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े अगर हम देखें तो। वहीं बजाज ऑटो की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट से भी थोड़ी सी निराशा अभी तक जरूर लगी है, जहां पे बजाज ऑटो के नंबर्स महीने दर महीने 19% गिरते हुए नजर आए हैं, पर उम्मीद से बहुत कमजोर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अगर आंकड़े देखें तो वहां पे थोड़ी सी स्थिरता जरूर देखने को मिली है। वहीं अगर मारुति सुजुकी और M&M के नंबर्स हम देखें, हालांकि मारुति सुजुकी से हम कमजोर नंबर्स की ही उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि उनका पूरा फोकस जो है अपनी इन्वेंट्री खाली करने पे होगा। होलसेल्स इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, पर महीने दर महीने 19% की गिरावट जरूर है। हालांकि नंबर्स जो है हमारे अनुमान के मुताबिक है। वहीं M&M ऑटोमोटिव की डिवीजन की बात करें तो देखिए M&M ने ट्रैक्टर्स में निराश तो किया ही, पर ऑटो से भी थोड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि 69,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। 60,000 पे ये आंकड़ा आते हुए दिखा है, तो वहां पे भी निराशा हाथ लगी है। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने चौके छक्के जरूर मारे हैं, क्योंकि आयशर मोटर्स VECV के जो नंबर्स आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। महीने दर महीने इनकी जो बिक्री है वो 55% बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के नंबर्स भी ध्यान देने होंगे, क्योंकि अगर सेगमेंट वाइज देखें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने सरप्राइज जरूर किया है, वहीं ट्रैक्टर डिवीजन ने इस बार सबसे निराश किया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं ऑटो सेल्स दिसंबर की बिक्री से। राइट सृष्टि, शुक्रिया ये सारा ये हमें ये रिव्यू देने के लिए कि कहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुई और किस नंबर्स का अभी भी इंतजार है। लेकिन इस बीच आप बाजार को देखें तो पिछले 15 मिनट में जिन रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर हम पहुंचे, 21,800 के ऊपर पहुंचे थे, वहां से सडन फॉल भी आया है। और लास्ट 15 मिनट्स में ऑटो पैक और ज्यादा वीक हुआ है, जिसने ड्रैग किया है। इनफैक्ट आप अब 21,720 के पास राउंड अबाउट 80 पॉइंट्स तक का 80-100 ऑड पॉइंट्स का निफ्टी पे स्लिपेज देख रहे हैं, और ये कुछ 15-20 मिनट में ही हुआ है। और इनफैक्ट बैंक्स भी एक ड्रैगर हुए हैं। जो स्टॉक्स जो वीक हुए हैं, जिन्होंने नीचे खींचा है बाजार को, उनमें कुछ कंजम्पशन नेम्स भी है। इस वक्त आप देखें तो जो लास्ट 15 मिनट्स में ड्रैग हुए हैं उसमें दूसरे स्टॉक्स में सन फार्मा जैसे स्टॉक्स,
डिफेंसिव स्टॉक्स में ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ऑटो पैक से महिंद्रा वो तो वीक हुआ ही है, 1.5% अब गिरा है और फर्दर और गिर भी रहा है इस वक्त। मारुति सुजुकी आपको लाल निशान में स्लिप होता हुआ दिखाई दिया। बैंक्स में एक्सिस बैंक, ये सुबह भी बात हो रही थी कि स्ट्रेंथ लैक कर रही है वहां पर, और आप देखें तो एक्सिस बैंक हालांकि अटेम्प्ट भी कर रहा है थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव काम करने का, लेकिन वहां से एक स्लिपेज आई है। स्टेट बैंक वीक हुआ है और इनफैक्ट ऑटो तो बड़े ड्रैगर आज के लिए हैं ही। आज स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो आईटी स्टॉक्स में दिख रही है, और आईटी स्टॉक से ही आपको स्ट्रेंथ के आगे भी दिख सकती है। नैस्डैक बड़ा गेनर भी रहा है पूरे साल 2023 में, इनफैक्ट लास्ट में जिस तरह की मूव दिखाई है। और अब आईटी स्टॉक्स श्रीकांत कैसे रीड करना चाहिए इन्हें, क्योंकि सेकेंड वीक से आप देखें 12-13 से आपको आईटी बिगीज के नंबर शुरू हो जाएंगे। एक्सेंचर के नंबर की कमेंट्री हमें याद दिया, उन्होंने कोई पूरे साल की गाइडेंस कट तो की नहीं थी। एक बार के लिए व्यू यही बना है कि शायद इनका बॉटम आउट हो चुका है और इनके लिए अब बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स है भी नहीं। और ये जो एक मूव दिख रही है, क्या ये Q3 को हम डिस्काउंट कर रहे हैं नंबर्स को, कैसे रीड करेंगे आप? तो देखिए, जैसे कि मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड तेजी बनी है, तो मुझे लगता है कि उसी का बेनिफिट आईटी सेक्टर को भी मिल रहा है। साथ ही साथ रेट कट के ऊपर जो बातें हो रही है, वहां पे भी अगर आप देखें तो काफी सकारात्मक न्यूज फ्लो बनते जा रहा है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी सिलेक्टिव बाइंग निफ्टी आईटी इंडेक्स में या तो निफ्टी स्टॉक्स में बन रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट्स में हमें काफी सिलेक्टिव अप्रोच रखना है, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जहां पे अपसाइड इज वेरी वेरी लिमिटेड। जैसे कि टीसीएस है या तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, ये ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यूज को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक इनकी रिजल्ट्स, इनकी कमेंट्री जब तक नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा इनमें जो मोमेंटम देखने मिलेगा वो एक रेंज के अंदर ही देखने मिलेगा। यस, देयर आर फ्यू स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस है या टेक महिंद्रा है कि जहां पे हमें लगता है कि इन लेवल से भी कम से कम 10 से 15% की अपसाइड बाकी है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का व्यू रखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग करना मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। शायद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट वीक होता है तो सबसे पहले नीचे आने वाला अगर कोई सेक्टर होता है तो वो आईटी होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए बाकी और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करना जरूरी है। श्रीकांत जी का, लेकिन अगर बाजार पर नजर डालें तो ऊपरी स्तर से निफ्टी 100 अंक आकर नीचे कारोबार कर रहा है, और अगर आप फंडामेंटली कुछ अगर निराशाजनक खोजने जाएंगे बाजार में, शायद आपको नहीं दिखेगा। आज तो वैसे भी यूएस मार्केट बंद है, तो वहां से भी कुछ शाम को मार्केट के लिहाज से कुछ क्यूज आने वाले नहीं है। लेकिन जो शेयर बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे थे पिछले कुछ हफ्ते से, हम अगर कहें तो आज वहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। आप उसमें दिग्गज एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, जिसका कि निफ्टी में अच्छा खासा 14% के आसपास का वेटेज है। बैंक निफ्टी में करीब करीब 30% के आसपास का वेटेज है। आज वहां पर प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक आप देखिए 0.25% नीचे आकर कारोबार कर रहा है दिन के निचले स्तरों के आसपास। रिलायंस 2600 रुपए का लेवल अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। रिलायंस ने अपनी तेजी ऊपर से गंवाई है, और अब ये शेयर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी भी आपको हरे निशान में जरूर दिखेगा, लेकिन हल्के से गेंस वहां पर हैं। 2587 रुपए के आसपास का भाव है। और तीसरा शेयर हम बात करें तो वो है एसबीआई का, जहां से थोड़े से प्रेशर आज हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में। निफ्टी इस वक्त है, निफ्टी बैंक की बात करें तो 109 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि अभी भी अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां से आपको बहुत कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिखेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। 46,500 के आसपास के स्तर आपको मिड कैप इंडेक्स पर दिखेंगे। इसके चलते एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े शेयरों से मूड खराब हो रहा है उसके चलते आपको इंडेक्स पर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, अगर कल के सत्र के लिए किसी कुछ बीटीएसटी करना हो तो आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? जो भी ट्रेड आपको दिख रहा है सर बताइए। जी, अभी तो एचडीएफसी बैंक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। जैसे कि आपने देखा कि प्रेशर दोनों इंडाइसिस में आया है, लेकिन बैंक्स में ज्यादा आया है। तो परसों के सेशन में काफी एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, और आज का क्लोजिंग तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसटीबीटी करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस है 1695, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1720 का। मुझे लग रहा है कि ये नीचे 1665 तक भी डाउन साइड पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे एक एसटीबीटी लेना चाहूंगा। 1720 रुपए का स्टॉप लॉस एचडीएफसी के लिए, और 1665 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स ये सुमित जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में? आपको भी कोई
BTST या फिर STBT जो रेकमेंड करना बताएंगे सर? बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गुजरात गैस ये एक स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, हायर लेवल्स पे 495 496 के लेवल्स हमने आज के दिन में देखे, लेकिन करेक्शन में वापस से 480 82 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 477 या 474, मैक्सिमम 474 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 500 520 के लेवल्स दिखा सकता है। तो गुजरात गैस स्टॉक को BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। 500 520 के लक्ष्य गुजरात गैस के लिए, ये श्रीकांत जी की तरफ से।